तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे अर्बन लेजेंड की तह तक जाने वाले हैं जो सच में मतलब लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देगा। हम बात कर रहे हैं कमरा 313 के रहस्य की। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम भूतों की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा डरावना एक्सपीरियंस है जो सालों से लोगों के दिमाग को उलझाता आ रहा है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आज हम इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएं, तो बस अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का ये विश्लेषण काफी इंटेंस और सच में बहुत खौफनाक होने वाला है। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, आखिर रात 3 बजे पुराने हॉस्टल में ऐसा क्या होता है? मतलब आपने भी नोटिस किया होगा, पैरानॉर्मल दुनिया में रात के 3 बजे के इस समय को विचिंग आवर या शैतानों का समय कहा जाता है। पर ऐसा क्यों है कि सारी अजीबोगरीब और खौफनाक चीजें इसी टाइम पर होती हैं? यही सवाल हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर की बुनियाद है। और जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे ना, इस सवाल का एक बहुत ही खौफनाक जवाब हमारे सामने आने वाला है। सेक्शन 1, खौफनाक शिवलोक हॉस्टल द सेटअप। हर अच्छी रहस्यमयी घटना के लिए ना एक परफेक्ट बैकग्राउंड की जरूरत होती है, और हमारे इस सोर्स मटेरियल में वो जगह है शिवलोक हॉस्टल। एक बेहद पुराना हॉस्टल जिसकी दीवारों में पता नहीं कितने ही राज दबे हैं। यहीं से हमारी इस खौफनाक घटना की शुरुआत होती है। अब देखिए, जब भी हम किसी ऐसी अनजानी चीज का सामना करते हैं तो लोग अक्सर 2 कैटेगरीज में बंट जाते हैं। हमारे पास एक तरफ विवान है जो एक पक्का स्केप्टिक है, मतलब उसका क्लियर मानना है कि ये भूत प्रेत जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। और दूसरी तरफ है रोहन, जो एक बिलीवर है और आधी रात को आने वाली आवाजों से वो पूरी तरह डरा हुआ है। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे एक ही सिचुएशन को 2 अलग-अलग लोग अपने अपने नजरिए से देखते हैं, कम से कम तब तक जब तक खौफ खुद उनके सामने खड़ा ना हो जाए। सेक्शन 2, कमरा 307 की घटना, द मिडनाइट एस्केलेशन। ये वो पॉइंट है जहां चीजें अचानक से नॉर्मल से एकदम एबनॉर्मल हो जाती हैं। कमरा 307, जहां विवान और रोहन रह रहे हैं, वहां कुछ ऐसा होना शुरू होता है जो ये साबित कर देता है कि अब खतरे को इग्नोर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जरा इस टाइमलाइन को इमेजिन कीजिए, रात का सन्नाटा और खौफ का एक ऐसा जाल जो हर मिनट कसता जा रहा है। रात के ठीक 12 बजे ऊपर तीसरी मंजिल से ठक 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 खटखटाने की आवाज आती है। ठीक 5 मिनट बाद 12:05 पर कमरे की लाइट अचानक से ट्रिप कर जाती है और एक लड़की के रोने की आवाज गूंजने लगती है। 12:10 पर खिड़की अपने आप झटके से खुलती है और एकदम बर्फ जैसी ठंडी हवा कमरे में भर जाती है। और फिर 12:15 पर कुछ ऐसा होता है जो क्लियरली एक रेड फ्लैग था। मतलब ये कोई वहम नहीं था, ये एक सोची समझी डरावनी प्रोसेस थी जो हर गुजरते मिनट के साथ और भी ज्यादा खतरनाक हो रही थी। और फिर कमरे में एक खौफनाक चेतावनी सामने आती है। दीवार पर लिटरली लाल रंग से लिखा हुआ उभरता है, तीसरी मंजिल पर मत आना। सीरियसली, ये इस पूरी घटना का टर्निंग पॉइंट है। इससे ये बात एकदम साफ हो जाती है कि ये कोई रैंडम भटकती हुई ऊर्जा नहीं है, उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट है। वो एंटिटी जानती है कि वहां कौन है, और वो उन्हें साफ साफ उस तीसरी मंजिल से दूर रहने की वार्निंग दे रही है। सेक्शन 3, चौकीदार की चेतावनी, अनकवरिंग द लोर। तो उस भयानक रात के बाद अगली सुबह होती है और दिन के उजाले में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हॉस्टल का वार्डन तो इन सब बातों को हंसकर टाल देता है, लेकिन तभी कैंटीन में एक बूढ़ा चौकीदार विवान के पास आता है और हॉस्टल के इस बहुत ही डार्क इतिहास से पर्दा उठाता है। वो उन्हें कहानी बताता है निशा की। उस चौकीदार के मुताबिक करीब 10 साल पहले इसी हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर निशा नाम की एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, और ऐसा माना जाता है कि उसकी आत्मा आज भी उन्हीं हॉस्टल के गलियारों में भटकती है। ये वो एक्सेप्टेड नैरेटिव है, वो कहानी जो पूरे हॉस्टल में सालों से सबको पता थी। हर कोई यही मानता था कि ये बस एक बहुत ही दुखद सुसाइड का मामला है और कुछ नहीं। सेक्शन 4, 2:45 AM की जांच, द डिसेंट इनटू टेरर। अब जैसा कि हमने देखा, विवान एक पक्का स्केप्टिक है, तो वो इस सुनी सुनाई कहानी को ऐसे ही नहीं मान लेता। वो डिसाइड करता है कि वो खुद सच का पता लगाएगा, और यहां से कहानी की स्पीड एकदम गियर बदलती है। विवान और रोहन दोनों मिलकर उस वर्जित, उस फॉरबिडन तीसरी मंजिल की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ते हैं ना, आसपास का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। स्टेप 1, हवा अचानक से बहुत बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। स्टेप 2, उन्हें सीढ़ियों पर अजीब से काले निशान दिखाई देने लगते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे भयानक है,
दीवारों से लिटरली मांस सड़ने जैसी बदबू आने लगती है। ये सब एकदम क्लियर फिजिकल और एनवायरमेंटल सिग्नल थे जो चीख चीख कर बता रहे थे कि वो सीधे मौत के मुंह में जा रहे हैं। सेक्शन 5, कमरा नंबर 313, द एंटिटी। उस पूरी की पूरी सुनसान तीसरी मंजिल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमरा खुला था, कमरा 313, और उसमें से एक अजीब सी हल्की रोशनी आ रही थी। और बस यहीं पर उनका आमना सामना उस चीज से होता है जो इतने सालों से वहां कैद थी। उनके ठीक सामने वो खौफनाक एंटिटी खड़ी थी। लंबे लंबे काले बाल, सफेद कपड़े, पूरा चेहरा खून से लथपथ, और उसकी आंखें एकदम प्योर वाइट, बिना किसी पुतली के। सोर्स मटेरियल बताता है कि जैसे ही वो आत्मा उनकी तरफ पलटी, उसकी चीख इतनी ज्यादा भयानक थी कि पूरा शिवलॉक हॉस्टल लिटरली कांप उठा था। ये विजुअल डिटेल्स खुद साबित करती हैं कि वो मोमेंट उन दोनों के लिए कितना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग रहा होगा। लेकिन यहीं पर रुककर हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछना होगा, क्या ये वाकई सिर्फ एक आत्महत्या थी? क्योंकि जैसे ही विवान और रोहन वहां से भागने की कोशिश करते हैं, अचानक पीछे से सीढ़ियां ही गायब हो जाती हैं। वो एक अंतहीन अंधेरे कॉरिडोर में फंस जाते हैं। तभी लाइट फ्लिकर करती है और दीवारों पर डरी हुई निशा की बहुत सारी तस्वीरें दिखाई देने लगती हैं। ये सब साफ इशारा कर रहा था कि सालों से जो सुसाइड वाली कहानी सबको पिलाई जा रही है ना, उसमें एक बहुत बड़ा, बहुत ही खौफनाक झूठ छिपा हुआ है। सेक्शन 6, चौंकाने वाला सच, द मर्डर मिस्ट्री रिवील्ड। और बस यहीं से ये पूरी पैरानॉर्मल स्टोरी एक डार्क ट्रू क्राइम थ्रिलर में बदल जाती है। जो अब तक सिर्फ एक भूतिया कहानी लग रही थी, वो असल में एक दबाए गए जुर्म की सच्चाई थी। आइए देखते हैं कि इस राज से पर्दा कैसे उठता है। उन्हें दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर के पीछे खून से लिखा एक खौफनाक मैसेज मिलता है, उन्होंने मुझे मारा। बस ये एक सिंगल लाइन शिवलॉक हॉस्टल की पूरी हिस्ट्री को पलट कर रख देती है। ये एकदम क्लियर कर देता है कि निशा ने कभी सुसाइड किया ही नहीं था, बल्कि वो एक बहुत ही भयानक मर्डर का शिकार हुई थी। और फिर आता है इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। अचानक पीछे से एक आवाज आती है, निशा को मैंने मारा था। और पता है ये शब्द किसके थे? उसी बूढ़े चौकीदार के, जो कुछ घंटे पहले उन्हें कैंटीन में वो झूठी कहानी सुना रहा था। पर इस बार उस चौकीदार की आंखें पूरी तरह से काली थीं और वो बहुत ही खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। वो चौकीदार जिसे सब एक केयरटेकर समझते थे, असल में वही उस घिनौने अपराध का असली मास्टरमाइंड था। और जैसे ही ये सच बाहर आता है, आत्मा का सालों से दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता है। पूरे फ्लोर की लाइट्स एक झटके में ब्लास्ट हो जाती हैं। निशा की आत्मा उनके सामने आ जाती है। वो करप्ट चौकीदार अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन हवा में मौजूद कुछ अदृश्य हाथ उसे पूरी ताकत से जकड़ लेते हैं और वो चौकीदार चीखता चिल्लाता हुआ हमेशा के लिए उस घुप अंधेरे में खिंचता चला जाता है और गायब हो जाता है। ये था सुपरनैचुरल जस्टिस का एक बहुत ही ब्रूटल लेकिन एकदम अचूक तरीका। मुजरिम को फाइनली उसकी असली सजा मिल गई थी। उस चौकीदार के गायब होने के बाद वो भयानक माहौल एकदम शांत हो जाता है। कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। विवान के सामने खड़ी निशा की आत्मा बहुत ही धीमी और शांत आवाज में कहती है, अब मुझे इंसाफ मिल गया। और फिर वो धीरे धीरे हवा में लुप्त हो जाती है। पूरे 10 सालों के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद आखिरकार उसे शांति मिल ही गई। लेकिन हर अच्छी मिस्ट्री की तरह ये एक्सप्लेनर भी हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, अगर निशा की आत्मा को इंसाफ मिल गया और वो वहां से चली गई, तो फिर आज भी रात के 3 बजे उसी कमरा नंबर 313 से रोने की वो खौफनाक आवाजें क्यों आती हैं? क्या वहां अंधेरे में कोई और भी मौजूद है? ऐसा लगता है जैसे शिवलोक हॉस्टल का वो काला साया आज भी वहीं है। खैर, इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले थॉट के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं क्लोज करते हैं। इस खौफनाक और रहस्यमयी सफर में एंड तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।